अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर और तजिया के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सुरवर्दी। नवाज़ शरीफ एहतसाब अदालत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो गए। परसों तक की उनकी हिफाजती ज़मानत में तौसीह हो गई है। एहतसाब अदालत ने उनके वारंट ख़त्म कर दिए हैं और 20 नवंबर की तारीख रख दी है। पंजाब हुकूमत ने उनकी सज़ा मुअत्तल कर दी है। बहुत ही इवेंटफुल डे था। हर तरफ नवाज़ शरीफ की अदालतों में पेशी, सज़ाएँ, इस हवाले से सारा दिन रहा। तो हम भी उसी पर ही आज अपनी गुफ्तगू शुरू करेंगे। मेरे साथ आमिर अहमद ख़ान साहब और अंबर शमसी मौजूद हैं। आमिर साहब, आप नवाज़ शरीफ ने ख़ुद को का सामने सरेंडर कर दिया, अदालतों में पेश हो गए, हिफाजती ज़मानतों में 2 दिन की तौसीह हो गई। आपको कैसा लगता है? मुझे लगता है मुज़म्मिल साहब के नवाज़ शरीफ के साथ उनके जहाज़ में कानून की हुक्मरानी भी वापस आ गई है, ठीक है। लेकिन ये मजाक के अलावा आई टेल यू समथिंग मुज़म्मिल, आई एम वेरी बोर्ड विद व्हाट इज़ गोइंग ऑन, और उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ क्या है। हमारे मुल्क की तमाम तर सियासी बहस एक अरसे से, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं ये, और उसका नवाज़ शरीफ साहब की वजह से उसकी वजह नहीं है। एक अरसे से हमारे मुल्क में सियासी बहस और तज्जिए ये शख्सियात के गिर्द घूम रहे हैं। इमरान खान कैसा है, इमरान खान ऐसा है और नवाज़ शरीफ वैसा है, और बिलावल भुट्टो कैसा है। हम सिर्फ़ और सिर्फ शख्सियात की बात करते हैं एक ऐसे मुल्क के अंदर जिसके बेपनाह मसाइल हैं, और अभी चंद महीने पहले तक उसकी मईशत तकरीबन गर्क होने वाली थी। लेकिन हमारा सारे का सारा फोकस जो है वो अभी तक शख्सियात है। हालांकि देखें ना, आज की ये जो भी आपने ख़बर बताई, ये इवेंटफुल डे नवाज़ शरीफ साहब के लिए ज़रूरी था, लेकिन क्या उसमें कोई ख़बर थी? ये तो उनको आने से पहले का पता था ना कि ये सब कुछ जो सूरत हाल उनके लिए बनाई गई है, ये सब कुछ उन्हें भुगतना पड़ेगा वापस आके। उनको अदालतों में जाना होगा, उनको ज़मानतों के लिए दरख्वास्त देनी होगी, उनको अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त देनी होगी, और तमाम तर कानूनी कार्रवाई का उनको सामना करना पड़ेगा। ये सोच कर ही वो वतन वापस लौटे थे, और वो बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं जो कि अभी और कुछ अर्से तक ये सारा कुछ जो है वो जारी रहेगा। यानी कि एक तरह का एक शख्स के आसपास घूमता हुआ एक सर्कस उसको कह लें, जो कि पहले हमें इमरान खान के आसपास नज़र आता था, अब नवाज़ शरीफ के आसपास नज़र आता है। अब तज्जिया करने को इसके अंदर क्या चीज़ है सवाए इसके कि चलें नवाज़ शरीफ साहब ने जो है वो सर पे बाल्टी नहीं रखी, और या उनके आसपास जो है वो आईनी डालें पकड़े हुए उनके जानसारों का जत्था नहीं था, तो कम से कम इस सर्कस का जो की परफॉर्मर है उनका चेहरा तो सबको नज़र आ रहा था, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट आई विश कि ये यहाँ से जितनी जल्दी हो सके इस सूरत हाल से बाहर निकले। अभी तक जो कुछ नवाज़ शरीफ साहब ने वापस आकर किया है वो कानून के अंदर रहते हुए, चाहे उसके अंदर कानून की स्पिरिट के बारे में लोगों की राय तकसीम हुई है कि नहीं जी महज़ब ममालिक के अंदर ऐसे नहीं होता, और ऐसा एक मफरूर मुजरिम जो है उसको इस तरह की ट्रीटमेंट वापसी के ऊपर, चाहे वो सरेंडर करने के लिए आ रहा है, उसको नहीं मिलनी चाहिए। मैं उसे कतई नज़र, मेरी तो ये ख्वाहिश है मुज़म्मिल कि ये किसी तरह से ये मुल्की मसाइल की तरफ वापस लौटे ये बहस, और जो पाकिस्तान को असल मसाइल है और असल ख़तरात का सामना है उनके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दी जा सके। इसलिए मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि आज आप मेरा भी जो वक्त है ना इस प्रोग्राम का वो आप लें, खुल के मेरे पे तनकीद करें कि देखें एक ऐसा शख्स जो बकौल नवाज़ शरीफ एक अजीम मुदब्बिर है, हमारा वज़ीर आज़म बनने वाला है, और हमें वो तमाम तर मुश्किलात से निकाल कर तरक्की की राह पर गामज़न करने वाला है, उसके बारे में मेरी जुर्रत कैसे हुई कि मैंने कह दिया कि मैं बोर हो गया हूँ इस चीज़ के। इसलिए प्लीज़ मेरी दरख्वास्त जो है वो आप कबूल करें, बाकी का वक्त भी आप लें, और हमें अपने मुदल्लल जो हैं वो बातों से थोड़ा सा मुस्तफ़ीद होने का मौका दें। अंबर, आप अक्सर मुत्तफ़िक होती हैं आमिर साहब से, आप भी बोर हैं। मैं कोई नेटफ्लिक्स का सीज़न ऑन करूँ इस शो में ताकि आप दोनों की बोरियत दूर कर सकूं। वैसे मैं इतना कह सकती हूँ कि इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी 1 साल तक और 9 मई के वाक़यात तक, तो चले थोड़ी बोरियत ही सही, उससे शुक्र करते हैं कि पाकिस्तान को हारते हुए देख सकते हैं वर्ल्ड कप में, नेटफ्लिक्स देख सकते हैं। देखिए, आमिर साहब को तो बोरियत महसूस होगी, मैं कहूँगी कि इसमें कोई सरप्राइज़ नहीं है।
और शायद इसी वजह से इस पे क्या तबसरा और तज्जिया किया जाए। हम ये बात करें कि हम बात बार बार दोहराते हुए थक गए हैं कि कितने और कौन से केसेस हैं मियां नवाज शरीफ की, उनके किन किन में सज़ा हुई और कितने साल की सज़ा हुई, नाअहली हुई। इतना मालूम है कि जो हुआ है आज के दिन, मसरूफ़ दिन था मियां नवाज शरीफ का, कानूनी एतबार से वो उसकी बिल्कुल तवक्को थी, इम्कान भी था और वो पूरी हो गई। दूसरी तरफ मैं कहूँगी कि दिलचस्प बात यह है कि जब पंजाब हुकूमत ने मियां नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल की है अल अज़ीज़िया के जो केस में है, वो उसका एक मैं कहूँगी कि एक हम मवाजना या बरक्स, उसके बरक्स दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन का बड़ा एक दिलचस्प जो समाअत होनी थी, वो उसमें क्या हुआ, मेरे ख्याल में कि वो भी बड़ा दिलचस्प है। और ये बोरियत शायद आमिर साहब की ख़त्म तो ना हो सके, लेकिन इतना कहूँगी कि हम यही फिर तज्जिया या यही ख़बरें हम उनको जोड़ सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज इमरान खान साहब को तलब किया था तौहीन के केस में। इमरान खान साहब ने बहुत बार इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया क्योंकि इलेक्शंस ना करवा सके जो वो चाहते थे। तो आज प्रोडक्शन ऑर्डर्स तो जारी किए थे, लेकिन पंजाब पुलिस ने हाथ उठा लिए। उन्होंने कहा कि हम नहीं उनको पेश कर सकते, उनको बहुत सिक्योरिटी थ्रेट्स है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का क्या रद्द अमल था? उनका तो ये कहना था कि अगर आप एक शख्स को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश नहीं कर सकते तो आप इंतखाबात में कैसे सिक्योरिटी फराहम कर सकते हैं? तो मैं कहूँगी कि ये एक कॉन्ट्रास्ट है कि जहाँ पंजाब हुकूमत ने, जहाँ तक मेरा ख्याल है, मियां नवाज शरीफ के जो वकला है वीडियो लिंक के ज़रिए सज़ा मुअत्तली की इस्तदा पेश की या दलाइल पेश किए। दूसरी जानिब इमरान खान साहब जिनको पेश करना था वो नहीं कर सके सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से, और यही कहा जा रहा है कि वो ज़्यादा महफूज है अडियाला जेल में। शायद उनको साइकिल मिल जाए। कल तक तो खबरें थी कि जो साइकिल इमरान खान साहब मांग रहे थे वो नहीं मिली। देखें अंबर, मैं तो कोई बोर नहीं हूँ और ना मैं इस मुल्क से नाउमीद हूँ और ना बोर हूँ। अगर कोई नाइंसाफ़ी हुई है तो उसके मदावे का जब सिलसिला शुरू हो तो मैं उसमें बोर नहीं हो सकता। मेरी दिलचस्पी बरकरार रहती है कि नाइंसाफ़ी ख़त्म हो रही है, तो इसलिए मैं तो बिल्कुल बोर नहीं हूँ। बोर वो होंगे जो नाइंसाफ़ी को एंजॉय कर रहे थे और आज उसके ख़त्म होने पर बोर हो रहे होंगे कि ये अब ख़त्म भी हो रही है। इतनी मुश्किल से तो ये नाइंसाफ़ी की थी, तो अब ये ख़त्म हो रही है, तो नहायत बोरियत की बात है। दुरुस्त है कि उनकी आप कहते हैं कोई सरप्राइज़ नहीं था। पंजाब गवर्नमेंट का सज़ा मुअत्तल करना सरप्राइज़ था। मेरा नहीं ख्याल कि आप दोनों तजिया निगारों के कहीं वहमो गुमान में भी था कि पंजाब गवर्नमेंट सज़ा मुअत्तल कर देगी। इससे पहले कि कोर्ट में हेयरिंग हो, उससे पहले मैं बस ये बता दूं कि इसमें भी मुझे कोई सरप्राइज नहीं। आर्जी मुअत्तली है कानून, या और आर्जी मुअत्तली है कानून के तहत वो कर सकती थी, उसने कर दिया थी। बाकी के माहौल जिस तरह से बना मैं उसके ऐन मुताबिक, इसमें हैरान होने वाली क्या बात है मुताबिक। तो और जो बोरियत की आपने बात की, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें, मैं उसके बारे में कुछ और कहूँगा। गलत ज़रूर, मैं इसीलिए तो मैंने नुक्ता उठाया कि आप मिस कर गए हैं, भी बोर हो रहे हैं। आपकी दिलचस्पी की बहुत बातें थी, आप वैसे ही बोर हो रहे थे। मैं आपको बोर होने थोड़ी दूंगा, मैं यहाँ बैठा हूँ इसी काम के लिए तो बैठा हूँ। आपकी दिलचस्पी शो में बरकरार सुनाए मुझे ठीक है ना। तो सूरत हाल ये है कि जो ज़ीरो रिस्क फैक्टर की बात की जाती थी कि नवाज़ शरीफ साहब जब वापस आएंगे तो ज़ीरो रिस्क फैक्टर होगा उनकी वापसी में, तो हमें वो ज़ीरो रिस्क फैक्टर आज नज़र आ गया कि उन्होंने अदालत के लिए भी हाथ बांधे सज़ा मुअत्तल करके कि अगर हिफाजती ज़मानत में तोसी ना भी की जाती आज तो भी उनकी गिरफ़्तारी का कोई चांस नहीं था। अगर परसों भी हिफाजती ज़मानत की गिरफ्त में तोसी नहीं होती है तो सज़ा मुअत्तल है, लिहाजा गिरफ़्तारी का कोई चांस नहीं है। अपीलें बहाल होने में 15 दिन लग जाएं, महीने लग जाए, इस दौरान हिफाजती ज़मानत नहीं चल सकती इतनी लंबी, तो गिरफ़्तारी का कोई इम्कान नहीं है। तो लिहाजा जो लोग ये कह रहे थे कि आने से गिरफ़्तारी करनी पड़ेगी, कैसे इतनी लंबी हिफाजती ज़मानत होगी, अदालत के पास कोई इख्तियार नहीं है, तो उसका रास्ता आज हमने देखा कि वो इख्तियार हुकूमत के पास था, अगर अदालत के पास नहीं है। तो सिग्नल्स बहुत क्लियर हैं कि वो ज़ीरो रिस्क फैक्टर के साथ आए हैं
और वो ज़ीरो रिस्क फैक्टर ये है कि उनके जेल जाने का मुझे तो कोई इम्कान नज़र नहीं आया। जिन लोगों का ये ख्याल था कि नवाज़ शरीफ आएंगे तो उनके साथ भी हैंड हो जाएगा और इस मुल्क में बड़ा बैलेंस इफ़ेक्ट चलेगा, उसको भी जेल में डाल देंगे, उसको भी जेल में डाल देंगे। बेशक आमिर साहब को अफराद और शख्सियात में कोई दिलचस्पी ना हो, लेकिन पाकिस्तान का माशरा और पाकिस्तान की सियासत अफराद और शख्सियात के गिर्द घूमती है। यहाँ भुट्टो का वोट है, यहाँ नया इमरान खान का वोट है, यहाँ नवाज़ शरीफ का वोट है, यहाँ फजलुर रहमान का वोट है, यहाँ अभी सियासी जमातों का वोट नहीं है। आज आप ऊपर से फेस ख़त्म कर दें, पार्टी का वोट बैंक गिर जाता है। नया लीडर आके पार्टी को वो चमक, क्योंकि पार्टी का वोट बैंक नहीं है, शख्सियात का वोट बैंक है, तो लिहाजा हम शख्सियात से ख़ुद को माइनस कैसे कर लें। जब 25 करोड़ लोग जो हैं उसमें से जो 10-12 करोड़ लोग वोटर हैं वो शख्सियात को वोट डालते हैं, तो मैं और आप ये कैसे कह दें कि हमें शख्सियात में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप नया चेयरमैन ले आए पीटीआई का, वो क्यों नहीं ला रहे कि जी नए को वो तो कल्ट का वोट है, कैसे कह सकते हैं? वो कहते हैं जी नवाज शरीफ वापस नहीं आएगा तो नून लीग में जान नहीं डल सकती। आज तक भुट्टो के नाम का वोट है, तो मैं तो नहीं मानता कि शख्सियात के बगैर कोई स्कीम आगे चल सकती है। जी आमिर साहब, आपको अच्छी नहीं लगी मेरी बात? वो इसलिए नहीं चल सकती है। नहीं मुजम्मिल, देखें कुछ बातें जो आपकी होती है ना, आप समझते हैं कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं बड़ा बोर हो गया हूँ कि मेरी ख्वाहिश थी कि नवाज़ शरीफ साहब को भी उसी तरह से जलील किया जाए वापसी के ऊपर जैसे आजकल इमरान खान साहब जलील हो रहे हैं। तो ये इस तरह की इख्तरात आप मेरे मुंह में ना डाला करें, वो ज़रा मुझे मुनासिब नहीं लगती हैं, बहुत गैर मुनासिब लगती हैं, ठीक है ना। लेकिन जहाँ तक आपकी शख्सियात के बारे में जो बात है ना, हम इस मुल्क को शख्सियात से नहीं निकलने दे रहे हैं। ये जो हम बड़े दानिश्वर बन के बैठे होते हैं ना टीवी पे और बड़े तजियाकार बन के बैठे हुए होते हैं, हम लोग ही इनके आसपास इतना घूमते रहते हैं कि कोई दूसरी बात हम आवाम के सामने आने ही नहीं देते, कोई दूसरी किस्म की बात हम छेड़ते ही नहीं हैं, क्योंकि हमारे लिए भी ये काम आसान है ना जी। क्यों जी, इमरान खान तो ऐसा निकला, उससे ये तवक्कुआत थी, उसने तो ये कर दिया, नवाज शरीफ जो है अब आके वो ये कर देगा और ऐसा हो जाएगा, बिलावल भुट्टो अगर प्राइम मिनिस्टर बन गया तो वो ये कर देगा, ये वो कर देगा, ये सारा। तो प्लीज़ ये ना मुझे कहिए, आपका ये कहना ना कि इस मुल्क के अंदर शख्सियात का वोट है, पार्टियों का वोट नहीं है, वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमारे फौजी, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ये समझते हैं कि उनको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करनी पड़ती है क्योंकि अवाम का फैसला दुरुस्त नहीं हो सकता। वो ये मान के चलते हैं, अगर वो ये मान लें कि अवाम का फैसला दुरुस्त हो सकता है तो फिर उनको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी ना करनी पड़े। तो ये प्लीज़ मुझे ना कहिए कि हम ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अवाम की ख्वाहिश यही है कि वो शख्सियात के बारे में सुनना चाहती है। हम उन्हें कोई मौका नहीं देते हैं, हम उन्हें ऑप्शन ही नहीं दे रहे हैं। इस मुल्क के अंदर उतनी सियासी जमातें नहीं हैं जितने इस वक्त टीवी चैनल लगे हुए हैं, और आप कोई सा टीवी चैनल खोल लें उन सब के ऊपर शख्सियात की बात ही हो रही होती है। मुझे उम्मीद है कि जो इलेक्शन करीब आएगा ये सूरत हाल बदलेगी और हम शख्सियात से निकल कर उन पॉलिसीज़ की तरफ तवज्जो दे सकेंगे जिसके ज़रिए पाकिस्तान की बहाली हो सकती है, और इन सियासी जमातों को जांच सकेंगे इनके मशहूर की बुनियाद के ऊपर, जिसमें फिर भी मेरा ख्याल है दिलचस्पी लेने की हमें ही नहीं हर पाकिस्तानी को ज़रूरत है, उससे कहीं ज़्यादा दिलचस्पी लेने की, जो कि हम शख्सियात और उनकी रोज़मर्रा की जो मसरूफियात हैं जिनके बारे में सबको पता होता है उसके अंदर लेते हैं। जी मुजम्मिल साहब, हम अब बारी अंबर की है, मैं ऐसे ही दरमियान में बोलूं फिर वो कहेंगे आप बारी नहीं देते हैं। अंबर बात कर लें फिर मैं अपनी बात बारी तो वैसे आप नहीं, देखिए ये हम इतना तो तय है ना कि ये मुजम्मिल का शो है, ये तो हमें पता है, बोर नहीं होने देंगे हमें। लेकिन और मुझे लगता है कि मुजम्मिल शायद समझ रहे थे कि यहाँ प्रोग्राम में फैसल वाडा बैठा हुआ था या सरफराज भुट्टी बैठे हुए थे जो दावे कर रहे थे कि गिरफ्तार हो सकते हैं, गिरफ्तार होंगे, सबके साथ बराबर कर सलूक है। मेरे ख्याल में कि हम में से किसी ने इसका इजहार नहीं किया था, बल्कि जो आज हुआ है, जो तज्जिया था मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से कि वो गारंटीड वापसी है, यानी कि जो जीरो रिस्क वापसी आप बात कर रहे थे, उनकी जो कॉन्फिडेंस एतमाद था, जो जलसा हुआ, जलसे की कामयाबी, और फिर जाहिर है जो बायोमेट्रिक हुए उसके बाद बासानी से तमाम चीज़ें जो पहले मुश्किल थी
जिसको आप शायद कह रहे हैं कि अजाला हो रहा है 2017 का, 18 का, वगैरह वगैरह, लेकिन चले जो मुश्किल था वो आसान हो गया है। तो मेरे ख्याल में इसीलिए कोई सरप्राइज नहीं है। अगर हम पंजाब हुकूमत की बात करें, निगरान हुकूमत की भी बात करें, इसमें भी सरप्राइज नहीं है, इसलिए क्योंकि पंजाब हुकूमत ने एक तरफ जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉर्नर मीटिंग हो रही थी, वहां छापे मारे, 80 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तो मुश्किलात एक पार्टी के लिए होती हैं, दूसरी के लिए नहीं होती, और ये हमारी सियासत की एक जो गोल दायरे में घूमती रहती है, इसीलिए हमें सरप्राइज नहीं होता मुज़म्मिल साहब। और दूसरे जो आमिर साहब की बात कर रहे थे शख्सियात के हवाले से, मैं इसे थोड़ा सा इख्तलाफ भी करूंगी, इसलिए क्योंकि वजह यह है शख्सियात के गिर्द हमारी सियासत के घूमना, इसमें जाहिर है कुछ लोगों का भी है, उनका लगाव, उनकी दिलचस्पी लोगों शख्सियात से ही होती है। वो पार्टी वोट भी वो पार्टी के बुनियाद पे देते हैं, शख्स की बुनियाद पे देते हैं, पार्टी की बुनियाद पे शायद कम देते हों। मंशूर की जहां तक बात है, तो आप मुझे बताइए आमिर साहब कि कौन सी सियासी जमात है जिसको मौका मिला है 5 साल पूरा बगैर किसी अदम इस्तेहकाम के, नाअहली के, हुकूमत गिरने के, जो 5 साल बाद ये कह सके हमने हुकूमत पूरी की, ये हमारा मंशूर था और फिर हमने इसको इतना पूरा किया। मुझे याद है 2018 में भी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना मंशूर पेश किया था और उस पर काफ़ी बातचीत हुई थी कि अच्छा है बुरा है, फिर ट्रैक भी किया जा रहा था। और वो ट्रैक कौन कर रहा था? एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर था जिसने वो भी बोर हो गया, उसने भी ये काम छोड़ दिया, क्योंकि कुछ तो जाहिर है जो मंशूर में वादे किए गए थे तो वैसे ही 2 साल बाद जो है वो नहीं कर पाए पूरे, और फिर हुकूमत चली गई। तो वजह यह है कि जो मदाखलत होती है, वजह यह है कि हुकूमतें गिरती हैं, कि हमारे पास कोई भी सियासी जमात, मतलब नॉर्मल कंट्री तो है नहीं ना, कोई भी सियासी जमात ये नहीं कह सकती कि एक वजीर आज़म के साथ हमने हुकूमत पूरी की हो और फिर हम मंशूर की बुनियाद पे, कारकर्दगी की बुनियाद पर हम इंतखाबात लड़ रहे हैं। तो फिर यही होगा ना, लोग फिर शख्सियात को देखेंगे, सियासी जमातें अपना कंट्रोल पार्टी के अंदर और अपना कंट्रोल जो उनकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे वो सेंट्रलाइज करेंगे, क्योंकि उनको डर और खौफ होता है कि घुसपैठिए होंगे, पैराशूटर्स होंगे, गिरा दी जाएगी हुकूमत, साजिशें होंगी। तो जाहिर है शख्सियात के गिर्द ही घूमेगी ना। देखिए अंबर, 2 किस्म की सिचुएशन है, एक आइडियल सिचुएशन है और एक करंट सिचुएशन। अच्छा देखें आमिर साहब और अंबर, दोनों की खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा कि एक तो है आइडियल सिचुएशन जिसकी आप बात करते हैं कि अफराद की नहीं होनी चाहिए, सिस्टम की बात होनी चाहिए और सियासी जमातों को अपना मंशूर पेश करना चाहिए और ये करना चाहिए। दिस इज़ एन आइडियल सिचुएशन और आइडियली ऐसा होना चाहिए। और एक है करंट सिचुएशन, और हमारा शो है करंट अफेयर्स का। हम तो करंट अफेयर्स के शो में तो करंट सिचुएशन पर जब बात की जाएगी तो जो ज़मीन पर सूरत हाल है मैं तो उस पर बात करूँगा। मेरे लिए आइडियल सिचुएशन तो फ़िलासफ़िकल सिचुएशन क्या होना है वो बात की बात है। पहली बात तो मेरे व्यूअर के लिए कि आज करंट सिचुएशन पर बात करनी ज़रूरी है। करंट सिचुएशन में आज नवाज़ शरीफ के साथ जो कानून की अदालत में हुआ वो कितना जायज़ और कितना नाजायज़ है, इस पर बात करना करंट सिचुएशन है और इस पर बात होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर हम इस पर बात करना छोड़ देंगे तो फिर तो किस पर बात करेंगे हम। तो लिहाजा मेरे ख़्याल में तो ये शख्सियात की बात नहीं है, ये करंट सिचुएशन की बात है। करंट अफेयर्स के शो में आज जो हुआ, ऐसे तो दुनिया में कहीं भी शख्सियात हैं, कहीं बाइडन है, कहीं कोई है, वो उन शख्सियात, कहीं ट्रंप है, आप कहें जी रोज़ अमेरिका में ट्रंप के बारे में बात हो रही है, वो कभी उस पर केस हो रहा है, तो शख्सियात ही हैं हर जगह। हाँ, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ के आज जो कानून की अदालत में हुआ है उससे पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को आगे मज़ीद वाज़े देखा जा सकता है। बहुत ही क्लियर हुआ है आज आगे का मंजरनामा। जो कोई भाम था कि अदालतों से क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरे ख्याल में वो मतलब ही साफ हो गया है और लोगों के सामने पिक्चर काफ़ी हद तक क्लियर हो गई है। कोई खास आप आमिर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, दिस इज़ हाउ थिंग्स चेंज।
राइट, कि जिस सिचुएशन को आपने आइडियल कहकर बयान किया है ना, वो एक नॉर्मल सिचुएशन होती है। लेकिन क्योंकि हमने अपने मुल्क में कभी वो सूरत हाल देखी नहीं है, इसलिए हमें वो आइडियल लगना शुरू हो गई है। हम नॉर्मल से इतना दूर चले गए हैं, अपनी सियासत को इतना दूर ले गए हुए हैं नॉर्मल से, कि अगर हम नॉर्मल की कोई एक बंदा बात करता है तो दूसरा बंदा समझता है कि ये एक आइडियल या एक फिलोसॉफिकल सिचुएशन की बात हो रही है। एंड दैट माय फ्रेंड इज़ अ प्रॉब्लम, राइट। हमें हर सूरत में उस नॉर्मल को वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए, और उसको इसलिए नहीं रद्द कर देना चाहिए कि नहीं जी ये तो पाकिस्तान के अंदर कभी होता ही नहीं है, ये तो पाकिस्तान के अंदर हो ही नहीं सकता, ये तो एक आइडियल सिचुएशन की बात है, ये तो एक फ़िलोसॉफिकल सी बात है। नहीं, अगर हमने ये सोच लिया ना तो समझें कि ये जो कानून की हुक्मरानी जिसको पैमाना बना के हम नवाज़ शरीफ को भी हम देख रहे हैं, उनकी सूरत हाल का भी हम जायज़ा लेते हैं, और इमरान खान की भी सूरत हाल का हम जायज़ा लेते हैं सारा, फिर तो वो सब कुछ ही बेमानी हो जाएगा ना, अगर हमने इसको आइडियल समझना शुरू कर दिया। कानून एक मुल्क के लिए। आमिर साहब, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं, यही टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम ख़बर और तजिया में एक बार फिर खुश आमदीद नाजरीन। शख्सियात की बात हो रही है, सियासत का भी ज़िक्र है, और अदालतों का और अदालतों में चलने वाले मुकदमात की भी हमारी बात हो रही थी। उसी को जारी रखते हुए आज मुज़म्मिल साहब ने भी इसका ज़िक्र किया कि पंजाब हुकूमत ने नवाज़ शरीफ साहब की अल-अज़ीज़िया रेफरेंस के अंदर जो उनको सज़ा हुई थी वो आज उन्होंने मुअत्तल कर दी है। 7 साल की कैद थी, 1.5 अरब रुपए का जुर्माना और 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना इसके अलावा था, लेकिन आज इसको मुअत्तल कर दिया गया। उसके लिए पाकिस्तान के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 401 का सहारा लिया गया, जो कि सूबाई हुकूमत को ये इख्तियार देता है कि वो किसी शख्स की सज़ा अगर चाहे तो मुअत्तल कर सकता है। ये एक आर्जी मुअत्तली होती है, इसका मतलब ये नहीं होता कि सज़ा ख़त्म हो गई है, लेकिन वो वक्ती तौर पर मुअत्तल होती है, और जो सज़ा याफ्ता शख्स होता है उसको उसी तरह से उस मुकदमे की पैरवी करना होती है, जैसे कि अगर वो मुकम्मल तौर पर इस एक आर्जी सूरत हाल को एक परमानेंट सिचुएशन के अंदर अगर वो बदलना चाहता है। तो क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जब कोई सियासी मुकदमा कायम होता है या उसका फ़ैसला होता है और वो एक सियासतदान के ऊपर होता है, तो फिर जाहिर है कि उसको एक सियासी नज़र से ही देखा जाता है। और इस काम के अंदर हमारे दोस्त मुज़म्मिल जो हैं वो बहुत माहिर हैं, तो मैं मुज़म्मिल से ही पूछूंगा, मुज़म्मिल साहब ज़रा सियासी चश्मा अपना लगाइए या कानूनी लगाइए, या एक आँख में सियासत रखिए, एक आँख में कानून रखिए, और हमें बताइए कि ये जो सज़ा की मुअत्तली है इसको कैसे पब्लिकली कैसे परसीव किया जाएगा। आपकी समझ बूझ अपनी जगह, लेकिन पब्लिकली उसको कैसे परसीव किया जाएगा, कैसे देखा जाएगा उसको। ये मुअत्तली इमरान खान ने भी नवाज़ शरीफ की सज़ा में की थी, उस्मान बुज़दार साहब की कैबिनेट ने की थी। तो अगर ये जुर्म उनका जायज़ है तो फिर मोहसिन नकवी का भी जायज़ है। आप बात समझिए ना, अगर उनके जाने से पहले जब हुआ था, जी मुअत्तल की ना उन्होंने सज़ा पहले, वही ना मैं सर समझता हूँ कि उसका ज़रा सियाको सबाक की वजह से पूछ रहा हूँ कि उनके 2018 में 2019 में उनका मुल्क छोड़ने से पहले की बात है ना, कि वो इमरान खान की हुकूमत में ही एक दफ़ा पहले भी मुअत्तली हुई थी, क्योंकि कानून के जैसे मैंने कहा ऐन मुताबिक है, कानून इख्तियार देता है सूबाई हुकूमतों को। जी कानून प्लीज़ जारी रखिए। तो अगर तो तहरीक इंसाफ वाले आज इस पर एतराज़ कर रहे हैं तो वो पहले तो ये जवाब दें कि उन्होंने ख़ुद क्यों की थी, मतलब आपने अपने दौर में ये क्यों की थी जो आज आपको बहुत बुरी लग रही है, कि आपकी की हुई जायज़ है और आज की हुई नाजायज़ है, ये तो कोई बात ना हुई। एक रियायत आपने ख़ुद नवाज़ शरीफ को दी थी, वो रियायत आज उनकी बहाल हो गई, दोबारा आके जो गवर्नमेंट थी उसने दोबारा बहाल कर दी वो रियायत, क्योंकि सज़ा मुअत्तल पिछली गवर्नमेंट कर चुकी थी। कुछ 1 साल वो कैद काट चुके हैं, उनकी को अक्यूज़्ड बरी हो चुकी हैं मरीम नवाज़, उनकी बरियत के ब्राइट चांसेस हैं। इससे पहले कि वो बेवजह और दोबारा जेल काटें और कल बरी हो जाएं, तो इसका कौन देगा। गवर्नमेंट ने मुनासिब समझा
कि उनकी सज़ा मुअत्तल की जाए और उनकी अपील मेरिट पे सुनी जानी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। अगर अपील में सज़ा तो ये मुअत्तली भी खत्म हो जाएगी और अगर सज़ा खत्म हो जाती है तो ये मुअत्तली भी खत्म हो जाएगी। जस्ट 1 सेकेंड, हाँ नहीं जस्ट 1 सेकेंड मुज़म्मिल, मैं एग्री करता हूँ आपके बात से, ठीक है ना। ये कानून ये पहले भी इस्तेमाल हुआ, इमरान खान ने ही इस्तेमाल किया, नवाज शरीफ साहब की सज़ा मुअत्तल करने के लिए उन्हीं की हुकूमत ने इस्तेमाल किया और वही कानून जो है वो दोबारा इस्तेमाल हुआ है, राइट। मेरा सवाल ये था कि इसकी पब्लिकली ये कैसे देखा जाएगा। आपका तजिया अपनी जगह, आपकी समझबूझ अपनी जगह, ठीक है ना, लेकिन अवाम का मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपके ख्याल में अवाम की नज़र में इसको कैसे देखा जाएगा। लेकिन दो तरह से देखा जा सकता है। जो पीटीआई के लोग हैं वो कहेंगे कि बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है और ये बड़ा नवाज शरीफ को एनआरओ दे दिया गया है और उनके साथ बड़ी रियायत हुई है। जो उनके सपोर्टर हैं वो कहेंगे कि जी उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई थी और अब इंसाफ का अमल शुरू हो गया, उन्हें बेगुनाह जेल में नहीं रखा जाना चाहिए। लेकिन मैं भी ये समझता हूँ कि जब हम इस बात पर मुत्तफ़िक हैं सारे कि वो जब उनके केसेस थे वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे, वो एस्टेब्लिशमेंट से मोटिवेटेड थे और उनका डिज़ाइन सिर्फ 2018 के इलेक्शन में इमरान खान को लाने के लिए बनाए गए थे, तो फिर एक ऐसा शख्स जिसके साथ आपने ये नाइंसाफ़ी की है कि उसे नाअहल किया है, उसकी हुकूमत छीनी है जुडिशल एक्टिविज़म के ज़रिए, उसको जेल में रखा है आपने 1.5 साल, तो अब आप उसको दोबारा जेल में रखने पर क्यों बज़िद हैं कि आपने नाइंसाफ़ी की थी और हम उस नाइंसाफ़ी पर कायम रहना चाहते हैं, तुम दोबारा जेल में चले जाओ। मेरे ख्याल में जो सिस्टम में मौजूद रियायतें हैं जिससे उस नाइंसाफ़ी को ख़त्म किया जा सके वो तमाम इस्तेमाल होनी चाहिए ताकि मज़ीद नाइंसाफ़ी ना हो सके। और अगर मेरा और आपका ये तजिया है कि वो केसेस 100% दुरुस्त थे और उन्हें सज़ा मेरिट पे हुई है और वो केसेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं थे, उनका काम इलेक्शन इंजीनियरिंग ऐसा नहीं हुआ। आज तो देखें ना जी, एक कॉर्नर मीटिंग नहीं हुई तो अंबर को इतना दुख है उसका। वहाँ तो मेरा मतलब है कि इतने जुल्म के पहाड़ ढाए गए 2017 से 18 तक एक पार्टी और एक शख्स को लाने के लिए कि उनकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती है। कॉर्नर मीटिंग तो उनके आगे कोई चीज ही नहीं है। साहब को बहुत दुख है, उनका तो कहना है जो जलाओ घिराव करते हैं उनको लेवल प्लेइंग मिलनी नहीं चाहिए। तो करेक्शन ऑफ द हिस्ट्री और जो लेट्स ऑल उसको मौका मिलना चाहिए, राइट। लेट्स एग्री ऑन वन थिंग मुजम्मिल, बिल्कुल गलत हुआ था नवाज शरीफ के साथ। मेरे जहन में कम अज़ कम इसके बारे में किसी किस्म का शक और किसी किस्म की वो शुबा नहीं है मेरे जहन के अंदर। लेकिन सवाल अंबर मैंने मुजम्मिल से इसलिए किया था और बिल्कुल उन्होंने उसका बहुत मैं समझता हूँ एक्यूरेट उसका अहाता किया कि वो पीटीआई वाले वही समझेंगे जो वो चाहते हैं और पीएमएलएन वाले वही समझेंगे कि वो चाहते हैं। सो ये अब से लेकर, और ये तो कई और भी मुकदमात हैं, उनको और भी कई कानूनी इक़दाम का सामना करना पड़ेगा इलेक्शन कैंपेन के बाकायदा तौर पर शुरू होने से पहले, जो ज़ोर पकड़ दिया आखिरी 3-4 हफ्तों के अंदर। तो हर दफ़ा इस तरह के वाक़यात से इसका मतलब है ये उम्मीद रखी जाए कि नहीं, इस कैंपेन से पहले के सियासी माहौल में और कैंपेन के दौरान जो सियासी माहौल होगा उसमें ये तल्खियों के बढ़ने की वजह बन सकते हैं। क्या ख्याल है आपका? इसका मतलब ये नहीं है मुजम्मिल साहब, इसका प्लीज़ ये मतलब ना निकालिएगा कि मैं ये कह रहा हूँ कि वो तलखियाँ ख़त्म करने के लिए जो है ना वो ठीक है नवाज शरीफ को आप अंदर कर दें, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इस तरह के वाक़यात से तो यही उम्मीद रखी जा सकती है ना कि वो तलखियाँ बढ़ेंगी। आमिर साहब आप करते हैं यहाँ बहुत ही इल्म की बात जो हमें समझ नहीं आती है और सादा जुबान में उसका जो मैं तर्जुमा करता हूँ वो आपको समझ नहीं आता है। आप इस पर बहुत दलील दे दिए। ठीक है, लेट्स गो टू अंबर। अच्छा लगे ना लगे, मुझे अफसोस हो कि कॉर्नर मीटिंग पे छापे मारे गए और 80 लोगों को गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया। क्या कह जी अंबर, कैरी ऑन प्लीज। आमिर साहब देखिए, ये तलखियां कब और कैसे पैदा हुई, पहले तो उसका जायजा लेना चाहिए। तलखियां पैदा हुई, हम ब्रेक से पहले बाइडन की बात कर रहे थे। हम देखते हैं कि जिस तरीके से ट्रंप ने अमरीकी सियासत को पाकिस्तानी सियासत जैसा बना दिया है, उसी तरह इसमें मेरे जहन में कोई शक नहीं है इमरान खान ने पाकिस्तानी सियासत में तलखियां जो हैं और ज़रूर और ज़्यादा पैदा की।
जो गालम गलोच की, जिस तरीके से अपने मुखालिफिन को या तो गद्दार ठहराते थे या करप्ट ठहराते थे, इल्ज़ाम लगाते थे, अपने पार्टी वर्कर्स को भी वो इनकरेज करते थे, इश्तियाल देते थे दीगर सियासी जमातों के ख़िलाफ़, उनके लीडर्स के ख़िलाफ़ तज़हीक का आमेज़ बातें करते थे। तो ये तलख़ियाँ तो तब से शुरू हुई और ये तलख़ियाँ बढ़ती बढ़ती ज़ाहिर है सोशल मीडिया का जैसे जैसे इस्तेमाल ज़्यादा होता गया, नौजवान तबका जिसका मेरा ख्याल में 45% इस वक्त जो नौजवान वोटर है और जो इस वक्त उनको जो इंस्पिरेशन जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए वो ख़बरें देखते हैं, मज़ा लेते हैं, उनको खुशी होती है। तो जो पहले पैम्फलेट के ज़रिए किया जाता था वो सोशल मीडिया पे हो रहा है। तो ये तलख़ियाँ बढ़ती गई हैं और इन तलख़ियों का अज़ाला इस वक्त फ़िलहाल मियां नवाज शरीफ ज़ाहिर है जब तक वो हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो तलख़ियों को ख़त्म करें, और उन्होंने इशारा भी दिया था अपनी तकरीर में 21 अक्टूबर को कि वो अमन चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आगे बढ़ें। हालांकि उन्होंने जो खिलाफ वर्जियाँ, आइनी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हैं उनका जिक्र नहीं किया, लेकिन एक उन्होंने इरादा तो अपना पेश किया, एक अपना आप कह सकते हैं कि उनका मंशूर क्या है वो उन्होंने एक तरह से उसकी फ्रेमवर्क तो पेश कर दिया। वो किस हद तक वो तलख़ियों को दूर करने की कोशिश करते थे कि मेरे ख्याल में एक तरफ जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो सख्त बातें कर रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने जाहिर लग रहा है कि वो जवाब नहीं दे रहे जो पहले देते थे। और इसका ये मतलब है कि ये जो पॉलिसी है कि तलख़ियाँ ख़त्म करनी है और ये वक्ती तौर पर इंतखाबात के लिए, एक कंपटीशन के लिए है, पॉलिटिकल रेटरिक है, उसको जाने देना है। तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसको कुछ लोग मुकमगा भी कहते हैं, इमरान खान साहब खुद मुकमगे की सियासत कहते थे, लेकिन वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज तो जवाब नहीं दे रही। दूसरी तरफ अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगी, उनका लीडर नहीं है, उनका लीडर भी उनका तो जारहाना अंदाज है, और ये तलख़ियाँ तभी ख़त्म होगी जब तमाम फरीक़ैन चाहेंगे कि तलख़ियाँ ख़त्म होंगी। तो इसमें इलेक्शंस के बाद ही इंतज़ार करना पड़ेगा। ये माहौल बढ़ता जाएगा। राइट। But let me bring मुज़म्मिल जो आखिरी 1 मिनट है ना, मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर फोकस करें। नवाज़ शरीफ साहब ने जो इरादा ज़ाहिर किया उसका उन्होंने ऐलान किया कि सबको मिलकर बैठ के बात करनी चाहिए, जो कि तलख़ियाँ ख़त्म करने का वाहिद ज़रिया है। क्या नवाज़ शरीफ साहब की मौजूदा सियासत में आपको ये इम्कान नज़र आता है कि जब वो कहते हैं कि सब को के साथ मिल के हमें काम करना है, तो उनकी मुराद वाकई सब हों? देखिए, वो मुराद होगी पार्लियामेंट में जो कोई होगा, मतलब मेरे ख्याल में द बेस्ट फोरम मिलकर और मुत्तहिद होकर चलने का पार्लियामेंट है, जहाँ कंसेंसस से कानून साजी हो सकती है, आइन साजी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में, वो पार्लियामेंट से नहीं। वो तो ठीक है, वो तो ठीक है मुज़म्मिल, लेकिन इंतखाबात से पहले नया इंतखाबात से पहले की बात करना है, कोई चार्टर ऑफ जुडिशरी करना है। पार्लियामेंट इज़ द बेस्ट फोरम। मेरे ख्याल में तब तक इंतज़ार करना पड़ेगा नवाज शरीफ को भी, पार्लियामेंट में जिसकी जितनी स्ट्रेंथ होगी उसी के मुताबिक होगा। अच्छा, ये 20-25 सेकंड जो बचे हैं ना, पार्लियामेंट से पहले का वक्त, पार्लियामेंट साजी से पहले का वक्त, इंतखाबात से पहले का वक्त बताइए, क्या नज़र आता है आपको कि नवाज शरीफ साहब अपनी इस पॉलिसी की वजह से सबको शामिल कर लेंगे गुफ्तगू में और तलख़ियाँ कुछ कम हो सकती हैं? नहीं, मेरे ख्याल में कैंपेन में थोड़ी गालम गलूच कम हो सकती है। आप एक दूसरे पे पर्सनल अटैक्स ना करें, कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट हो सकता है कैंपेन का, कुछ आपस में बैठ के तय हो जाए, लेकिन इससे ज़्यादा मुमकिन नहीं है क्योंकि सब ने अपना अपना इलेक्शन लड़ना है। आप कोई कैंपेन का कोड ऑफ कॉन्डक्ट तय कर सकते हैं, लेकिन पीटीआई उस पर मानेगी नहीं क्योंकि उनकी तो गालम गलूच के अलावा कोई सियासत है ही नहीं, वो कैसे मान लेंगे ये। चलें जी, हाँ, इतना वक्त नहीं रहा कि मैं मुज़म्मिल की इस बात से इख्तलाफ करूं, सो ब्रेक पर चलते हैं। ब्रेक पे के बाद एक और मौजू के ऊपर थोड़ी सी बात।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। और आमिर साहब, आपकी बोरियत का मैंने थोड़ा सा इंतजाम कर लिया है, क्योंकि जो सवाल आप दोनों से मैं करना चाहती हूँ उसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताती हूँ। इमरान खान साहब की जब पेशी हुई थी ये साइफर केस में, तो जज से उन्होंने तंजिया तौर पर पूछा था कि ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ जो नेल्सन मंडेला है, वो तंजिया तौर पर उन्होंने कहा था वो वापस आ गए हैं। इसके साथ साथ आज परवेज इलाही ने भी वही बात की कि नेल्सन मंडेला यानी कि नवाज शरीफ को अपने भाई से पूछना चाहिए कि महंगाई किसने की और किसके दौर में हुई। इसे अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो फ़ारूक नसीम MQM के रहनुमा और उनका अल्ताफ़ हुसैन यानी कि बानिए MQM, उनको नेल्सन मंडेला करार दिया था। और जहाँ तक मुझे याद है फवाद चौधरी साहब ने अपने आप को भी नेल्सन मंडेला कहा हुआ है। तो सबसे पहले तो आमिर साहब आपसे ही सवाल है बोरियत ख़त्म करने के लिए, तो पाकिस्तान का नेल्सन मंडेला कौन है? देखें जी, ये बात करने से पहले ना अंबर, मैं सबसे पहले तो नेल्सन मंडेला की रूह से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि पाकिस्तान में उनका नाम जिस तरह से लिया जा रहा है और जिस तरह की शख्सियात से उनको मंसूब किया जा रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मैं उससे माफ़ी का मैं तलबगार हूँ। और ऑनेस्टली अंबर, आई डोंट थिंक कि हमें कोई नेल्सन मंडेला ढूंढने की ज़रूरत है पाकिस्तान के अंदर। हमें बहुत सीधे साधे कामों की ज़रूरत है, और हमारा जो बिगाड़ है वो इसलिए नहीं है कि जो सीधे साधे काम हमें करने चाहिए वो हमें करने नहीं आते हैं। वो बिगाड़ इसलिए है कि ये सीधे साधे काम हम करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो हुक्मरान तबका है उसकी जितनी भी शाखें हैं, चाहे वो मुफ्ती में हों चाहे वो वर्दी के अंदर हों, उनको इतनी आदत पड़ गई है इस निज़ाम का गलत इस्तेमाल करके अपने आप को फ़ायदा पहुंचाने का कि वो अब सीधा काम जो है वो करना नहीं चाहते। और अब जबकि पाकिस्तान की मईशत ने कुछ सीधे काम करना उनकी मजबूरी बना दी हुई है, तो उनको उसकी भी बड़ी तकलीफ़ है। इसीलिए हमें उनके ऊपर उस तरह की और उस रफ्तार की पेशरफ नज़र नहीं आती जो कि पाकिस्तान जैसे हालात के अंदर जो अर्जेंसी नज़र आनी चाहिए थी वो हमें नज़र नहीं आती। सो इर्रिस्पेक्टिव कि ये कौन लीडर नेल्सन मंडेला का नाम लेता है और किस कॉन्टेक्स्ट में लेता है और किस पर्सनालिटी के साथ वो जोड़ना चाहता है, कोई तो होगा आपकी नज़र में, कोई तो होगा जो करीब करीब होगा। रूह से माफ़ी भी हमने मांग ली है। Listen, I'll tell you, we might be surprised अगर हम इस मुल्क के अंदर एक इलेक्शन ऐसा होने दें जिस पे हम 100% अपनी आवाम पर इन्हिसार करें, कुछ और ना करें, सिर्फ और सिर्फ अपने वोटर पर इन्हिसार करें, तो क्या पता अंबर हर वोटर ये नेल्सन मंडेला निकले। यानी कि आपके मुताबिक हर वोटर जो है वो नेल्सन मंडेला है। मुजम्मिल, पाकिस्तान का नेल्सन मंडेला आखिर कौन है? देखिए, नेल्सन मंडेला की दो पहचान है। एक पहचान उनकी लंबी कैद है और उन्होंने एक लंबी कैद काटी अपने नज़रियात के लिए, और दूसरी पहचान उनकी ये है कि जब उनको फ़तह मिली तो उन्होंने जिनकी कैद काटी थी उनको अपने साथ शराकत इक़्तिदार कर लिया। जिस प्रेसिडेंट की वो कैद में रहे थे उसे अपने साथ वाइस प्रेसिडेंट रख लिया था। तो मेरे नज़दीक नेल्सन मंडेला की दो पहचान है, एक लंबी कैद काटने का और एक कंसेंसस के साथ आगे मुल्क को किसी अनारकी में वो नहीं लेके गए जीत के बावजूद, जैसे कि हमें फ़तह मक्का के बाद भी मिलता है कि आपने सबको के साथ सुलह की बात की है जीतने के बाद। तो मुझे दो चीज़ों में मैं नेल्सन मंडेला को एडमायर करता हूँ। तो लंबी कैद तो किसने काटी है पाकिस्तान में अपने नज़रियात के लिए और फिर उसको उसमें फ़तह मिली है, मुझे नहीं लगता है। मैं कह सकता हूँ कि खान साहब को नेल्सन मंडेला बहुत याद आ रहा है। वो नेल्सन मंडेला जितनी कैद काटें और फिर अपने नज़रियात पर कायम भी रहें, कोई यू टर्न ना लें, और फिर जब उन्हें कामयाबी मिले नेल्सन मंडेला जितनी कैद काटने के बाद, तो फिर वो उसके बाद अपने मुखालफिन को साथ उसी तरह शरीक इक़्तिदार कर लें तो बड़ा ही अच्छा हो। मैं तो यही कह सकता हूँ। यानी कि और दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब लंबी कैद गुजारे। लेकिन चलिए, अगर मैं एक नाम पेश कर देती हूँ, वैसे ही क्योंकि ये लाइटर नोट पे हम सेगमेंट कर रहे हैं, कोई इतना संजीदा नहीं है, कि ज़रदारी साहब ने बड़ी लंबी कैद गुजारी। इसके अलावा जब वो इक़्तिदार में भी आए तो पाकिस्तान खप्पे का नारा भी लगाया, और फिर हमने देखा कि कोalition गवर्नमेंट भी थी। वो नेल्सन मंडेला नहीं है।
नहीं, वो नेल्सन मंडेला नहीं है, क्योंकि जो पॉपुलैरिटी नेल्सन मंडेला को हासिल हुई वो आसिफ जरदारी साहब के पास नहीं रही। और जिस तरह फिर नेल्सन मंडेला ने एक टर्म के बाद इक़्तिदार छोड़ दिया, वो जरदारी साहब ने नहीं किया, तो वो कंपैरिजन नहीं बनता। लेकिन अब बहुत ऊंची बात है जो नेल्सन मंडेला ने जो मयार मुकर्रर किया है इक़्तिदार छोड़ने का, इक़्तिदार हासिल करने का, शराकत इक़्तिदार का, जद्दोजहद का, उसको मैच करना कोई इतना आसान नहीं है। उसके लिए आपको अपनी ज़ात से बहुत बाहर आना पड़ता है। वैसे तो जावेद हाशमी ने भी बहुत कैद काटी है, लोगों ने कोड़े भी खाए हैं, लेकिन फिर भी वो एक है, किथे महर अली, किथे तेरी सना, ए गुस्ताख अखियाँ, किथे जा लड़ियाँ, ते किथे नेल्सन मंडेला, ते किथे है बोने सियासतदान। तुसी की गल्लां कर रहे हो? बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त यहाँ खत्म हुआ है। आमिर साहब जो हैं उनका तो कहना है कि वो है, उसको जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन मिलेगा, मौका मिलेगा, तो वो नेल्सन मंडेला होगा। और मुजम्मिल साहब कहते हैं करीब करीब जावेद हाशमी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में कोई भी ऐसा सियासतदान नहीं है जो उस मयार का हो, जिसकी वो आइडियल्स हों। और अब मैं ये कहूँगी कि नेल्सन मंडेला का नाम ही हमने तंजिया तौर पर उसको घसीट दिया है, और करना नहीं चाहिए। बहुत आला पाए की शख्सियत थे, और वो आइडियल होने चाहिए। तंजिया तौर पर क्यों इस्तेमाल किया जाता है? खुदाफिज।